दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द 24 की मच अवेटेड हॉरर मूवी भूल भुलैया 3 को, जिसका इंतजार हमें काफी समय से था क्योंकि आजकल लोग हॉरर मूवी ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं जब से स्त्री 2 आई है। और स्त्री तो सबके दिलों में अपनी जगह बना चुकी है। अब बारी है भूल भुलैया 3 की। क्या भूल भुलैया अपना जादू दिखा पाएगी? क्या लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाएगी? तो आइए दोस्तों एक्सप्लेनेशन के जरिए फिल्म की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है बंगाल के रक्त घाट नाम के राज्य से, जहां पर कुछ राज्य पुरोहित मंजुका की आत्मा को कैद करते हैं। जिसके बाद कहानी 200 साल आगे जाती है और हम देखते हैं रू बाबा और उसके साथीदार टिल्लू को। वो दोनों भूत भगाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रूहान एक फ्रॉड बाबा है जो भूत होने का नाटक करता है और फिर उसे भगाने का भी नाटक करता है। एक बार रूहान के पास एक आदमी आता है जिसकी पत्नी ने उसे नौकरानी के साथ पकड़ा था। वो रूहान से मदद मांगता है तो रूहान उस आदमी से कहता है कि वो ऐसा नाटक करे कि उसके अंदर नौकरानी की पति की आत्मा है और इसलिए वो नौकरानी के पास गया था। जिसके बाद वो वैसा ही करता है और रूहान उसकी पत्नी को समझा देता है कि यह आत्मा यह सब कर रही थी। इस तरह से रूहान काफी सारे फ्रॉड करके पैसे कमा रहा था, लेकिन एक दिन उसे राजमहल बुलाया जाता है और मीरा के अंकल उसे बताते हैं कि मीरा नाम की उनकी भतीजी थी जिसकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी और उन्हें ऐसा लगता है कि मीरा की आत्मा अभी भी यहाँ पर भटकती है। इसलिए वो चाहते हैं कि वह मीरा से एक बार बात करें और यह सुनने के बाद रूहान उनसे कहता है कि वह मीरा से उनकी बात करवा देगा। जिसके बाद वो मीरा को बुलाने लगता है तो वही टिल्लू लाइट के स्विचेस ढूंढ रहा था ताकि वह उन्हें ऑन ऑफ कर सके और उन्हें ऐसा लगे कि मीरा की आत्मा आ चुकी है। लेकिन टिल्लू को स्विचेस नहीं मिलते, लेकिन फिर भी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तभी वहाँ पर मीरा की आत्मा आती है जो देखकर रोहन काफी डर जाता है और मीरा से माफी मांगने लगता है कि वह फिर कभी भी किसी आत्मा को नहीं बुलाएगा। उसे आत्मा से बहुत डर लगता है। अब यह सुनने पर मीरा और उसके अंकल हंसने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा जिंदा थी। वह बस चेक करना चाहती थी कि रोहन एक असली बाबा है या फिर ढोंगी, और उसे पता चल गया था कि रोहन बहुत बड़ा ढोंगी है। अब उन्होंने रोहन का वो डरता हुआ वीडियो बना लिया था और वो रोहन से कहते हैं कि अगर रोहन ने उनकी बात नहीं मानी तो वह उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। अब यह सुनने पर रोहन के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह मान जाता है। जिसके बाद मीरा उससे कहती है कि रोहन को उसके साथ रक्त घाट चलना होगा जो कि उनका गाँव है और वहाँ पर उनकी मदद करनी होगी। अब पहले तो रोहन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और वो इसके लिए मना कर रहा था, जिस पर मीरा कहती है कि अगर रोहन ने उसका काम कर दिया तो वह उसे 1 करोड़ रुपए देगी। और यह सुनने पर रोहन तुरंत मीरा के साथ वहाँ पर चला आता है। जैसे रोहन रक्त घाट पहुँचता है सब लोग रोहन को ही देखे जा रहे थे, जो देखकर रोहन काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन मीरा उससे कहती है कि वो बस चुप रहे, उसे बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद रोहन राजमहल आता है तो उसे पता चलता है कि मीरा की फैमिली उस महल में नहीं रहती, बल्कि वह तो गाय के तबेले में रहती थी। दरअसल उस महल में मंजुलिका की आत्मा थी, इसलिए कोई भी वहाँ पर नहीं रहता था। साथ ही मीरा की फैमिली से जब रोहन मिलता है तो उसे पता चलता है कि मीरा की फैमिली काफी ज्यादा गरीब थी। उनके पास बस यह राजमहल था जो उन्हें बेचना था, लेकिन वहाँ पर मंजुलिका की आत्मा थी, इसलिए कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद वहाँ पर राज पुरोहित आते हैं जो कि रोहन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे देखकर इतना ज्यादा खुश क्यों है। जिसके बाद राज पुरोहित उसे महल में लेकर जाते हैं जहाँ पर रोहन अपनी पेंटिंग देखता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। तो राज पुरोहित उसे बताते हैं कि 200 साल पहले यहाँ के राजकुमार थे देवेंद्र और रोहन उनका पुनर्जन्म है। अब यह सुनने के बाद रोहन काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद राज पुरोहित उसे देवेंद्र की कहानी सुनाने लगते हैं। दरअसल देवेंद्र की एक बहन थी मंजुलिका, जो कि काफी ज्यादा होशियार थी। उसके जैसा कोई भी निशाना नहीं लगा सकता था। साथ ही उसे डांस का भी बहुत ज्यादा शौक था। मंजुलिका को पूरा यकीन था कि अपने पिता के मरने के बाद राजगद्दी वही संभालेगी। लेकिन कुछ सालों बाद मंजुलिका के पिता को एक दासी से बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने रखा देवेंद्र। अब मंजुलिका को लगने लगा था कि भले ही देवेंद्र लड़का हो, लेकिन राजगद्दी तो उसे मिलेगी। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसके पिता ने राजगद्दी देवेंद्र को दे दी। जिसके बाद मंजुलिका काफी गुस्सा हो गई और उसी रात उसने देवेंद्र को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। यह देखकर राजा काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने मंजुलिका को जला दिया। लेकिन मंजुलिका की आत्मा बनकर वापस आई और उसने अपने पिता को मार दिया। जिसके बाद तब के राज पुरोहित ने उसे एक रूम में कैद कर दिया और सबको वार्निंग दी कि कोई भी यह दरवाजा ओपन नहीं करेगा। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर राज पुरोहित यह सारी बातें रोहन को बता रहे थे और यह सुनने के बाद रोहन काफी ज्यादा डर गया था। राज पुरोहित रोहन से कहते हैं कि वह राजकुमार का पूजनम है, इसलिए रोहन को दुर्गाष्टमी के दिन वह दरवाजा ओपन करना होगा और मंजुलिका को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। और यह सुनने के बाद रोहन काफी डर गया था। लेकिन राज पुरोहित उससे कहते हैं कि वह एक राजकुमार है, इसलिए राजकुमार की तरह बिहेव करे। यह सुनने के बाद रोहन काफी खुश होता है और खुद को राजकुमार समझने लगता है। लेकिन उस महल में काफी अजीब सी चीजें हो रही थी जो देखकर रोहन काफी डर गया था। लेकिन मीरा उससे कहती है कि वो जानती
जानती है कि मंजुलिका है ही नहीं। अगर उसके पिता ने उसे कसम ना दी होती तो वो कब का मंजुलिका को दरवाजा ओपन कर चुकी होती। इसलिए वो रोहान से कहती है कि वो इन सब बातों पर विश्वास न करे और उस दिन दरवाजा ओपन करे और सबको यकीन दिलाए कि उसने मंजुलिका को भगा दिया, जिसके बाद वो लोग इस महल को 1000 करोड़ में बेच देंगे। यह सुनने के बाद रोहान काफी ज्यादा हैरान था और वह राजकुमार की तरह बिहेव करने लगता है। तो वही रोहान पर भरोसा रखकर मीरा की फैमिली महल में शिफ्ट हो जाती है। वो लोग काफी ज्यादा गरीब थे, लेकिन अब वह महल में चले गए थे, इसलिए लोग उन्हें उधार देने लगे थे, इसलिए उनके पास पैसे आ रहे थे और अब वो पूरी तरीके से खाना पीना खा रहे थे। जिसके बाद रोहान राजकुमार बनकर मंदिर जाता है, क्योंकि सब लोग उससे मिलने आए थे। तभी वहाँ पर छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन आते हैं और वो रोहान को देखकर कहने लगते हैं कि रोहान एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो कोई राजकुमार नहीं है। जिसके बाद रोहान राजकुमार होने का नाटक करता है और कहता है कि जब वो राजकुमार था तब यह तीनों उसके दास थे। रोहान ने तब अपनी प्रजा के लिए खजाना रखा था जो इन तीनों ने चुराया था, इसलिए अगर इन तीनों को पिछले जन्म की सारी बात याद आ गई तो उन्हें अपने खजाने के बारे में पता चल जाएगा। यह सुनने के बाद गाँव वाले उन्हें पीटने लगते हैं कि उन्होंने खजाना कहाँ पर छुपा रखा है। और यह सुनकर छोटे पंडित और बड़े पंडित डर जाते हैं और वो रोहान से माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद रोहान उनसे कहता है कि उसकी सेवा करनी होगी तभी वो बच पाएंगे। जिसके बाद वो लोग मान जाते हैं और रोहान उनसे महल साफ करवाने लगता है। तो वही राजकुमार के वापस आने की खुशी में सारे गांव वाले जश्न मना रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मंजुलिका के रूम का ताला खुल चुका था और वहाँ से एक साया बाहर निकल कर आता है। जिसके बाद वहाँ पर मलिका नाम की औरत आती है जो बताती है कि वह इस महल को रेनोवेट करने के लिए आई है। दरअसल मीरा ने एक एजेंसी को कॉन्टेक्ट दिया था और वो लोग किसी सचदेव को भेजने वाले थे, लेकिन सचदेव छुट्टी पर चला गया था, इसलिए मलिका वहाँ पर आ गई थी और वो वहीं पर रहकर अपना काम करने वाली थी। वो रोहान से पूछती है कि क्या उसे याद आ गया कि वो पिछले जन्म में राजकुमार था और उसकी बहन मंजुलिका कैसी दिखती थी। जिस पर रोहान कहता है कि अभी तक उसे वो सब कुछ याद नहीं आया, लेकिन जल्दी याद आ जाएगा। जिसके बाद मलिका अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन मीरा को मलिका कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती। जिसके बाद हम रोहाना को देखते हैं जो अपने रूम में सो रहा था। तभी वहाँ पर उसे रेडियो की आवाज आती है। वो ऑन करने पर वह सुनने लगता है कि उसमें मंजुलिका की आवाज थी जो अपने भाई को कोई संदेश भेजना चाहती थी। मंजुलिका कहती है कि उसने अपने भाई को जैसे पिछले जन्म में मारा था वैसे ही वह इस बार भी मार देगी। और यह सुनने पर रोहान समझ जाता है कि मंजुलिका की आत्मा उसे धमकी दे रही है। वो अपने रेडियो को बंद करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन रेडियो बंद नहीं होता। जिसके बाद रोहान बाहर जाकर देखता है तो राजकुमार की पेंटिंग को आग लगा दी थी। यह देखकर रोहान काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन जब वह मीरा का मोबाइल लेता है ताकि वह उस वीडियो को डिलीट कर सके, तभी वह अपने फोटोज को वहाँ पर देखता है, जो देखकर वह समझ जाता है कि मीरा उसे पसंद करती है और वह भी मीरा को पसंद करने लगा था। इसलिए रोहान वहाँ से जाने का आइडिया कैंसिल कर देता है। तभी वहाँ पर टिल्लू भी आता है जो कि रोहान को बताता है कि उन्होंने एक एसीपी के साथ फ्रॉड किया था और वह एसीपी राठौड़ उनके पीछे पड़ा है। अब यह सुनने के बाद रोहान के पास कहीं पर ही भागने का ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद रात को रोहान देखता है कि मंजुलिका के रूम में दरवाजे खुल गए थे। यह देखने के बाद वह काफी डर जाता है। तभी वहाँ पर मीरा भी आती है और वह दोनों वहाँ पर मंजुलिका के साये को देखते हैं, जो देखने के बाद वह काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो भाग के एक स्टोर रूम में आते हैं जहाँ पर भी मंजुलिका का साया था। यह देखकर वो दोनों फिर से वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी उनके सामने फिर से मंजुलिका का भूत आता है, जो देखकर वो काफी डर गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर मलिका आती है और मंजुलिका के भूत को थप्पड़ मारती है। तब हमें मालूम चलता है कि वो दरअसल में पंडिताइन थी जो रोहान को डरा रही थी, और जो दूसरे रूम में मंजुलिका के भूत को देखा गया था वो छोटे पंडित और बड़े पंडित थे और वो तीनों मिलकर ही रोहान को डरा रहे थे। छोटे पंडित बताते हैं कि 2 साल पहले वो इस महल के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि महल के दरवाजे खुले थे और ना ही यहाँ पर कोई रास्ता था, इसलिए वह तीनों वहीं पर रहने लगे। लेकिन उसके बाद रोहान आ गया और उसकी वजह से पूरी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो गई, इसलिए वह लोग रोहान को डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि रोहान यहाँ से भाग जाए। वह पेंटिंग जलाना, वो रेडियो पर आवाज, यह सब उन्हीं लोगों का प्लान था। और यह पता चलने पर रोहान उनके ऊपर काफी गुस्सा होता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो मलिका से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वह साया मंजुलिका का नहीं था। जिस पर मलिका कहती है कि वह जानती थी कि यह मंजुलिका हो ही नहीं सकती। जिस पर रोहान मलिका से एक हेल्प मांगता है। वो मलिका से कहता है कि कल वो मंजुलिका वाले दरवाजे को ओपन करेगा, तब मलिका को अंदर से इसी तरह से बात करनी है जैसे कि अंदर मंजुलिका हो, ताकि सबको पता चले कि मंजुलिका की आत्मा आ चुकी है। और मलिका भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि वो रोहान को अपना छोटा भाई समझती थी। जिसके बाद रोहान अगले दिन सबको वहाँ पर बुलाता है और सबके सामने मंजुलिका के रूम का दरवाजा ओपन करता है। जिसके बाद वो मंजुलिका से बात करने लगता है। तो वही हम अंदर से देखते हैं कि मलिका भी मंजुलिका बनकर उसका जवाब दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि मलिका ही मंजुलिका हो, जो देखकर रोहान भी काफी डर गया था। लेकिन उसे लगता है कि मलिका शायद एक्टिंग कर रही होगी। जिसके बाद रोहान सभी लोगों को बता देता है कि मंजुलिका को उसने भगा दिया और यह बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर राज पुरोहित आते हैं और वह रोहान को डांटने लगते हैं कि उसे
दुर्गाष्टमी से पहले यह दरवाजा ओपन करना नहीं चाहिए था, जिस पर उन्हें मीरा बताती है कि वह दरवाजा पहले से ही ओपन था। छोटे पंडित 2 साल पहले जब यहाँ पर आए थे तो उससे पहले ही वो दरवाजा ओपन था। और यह सुनने के बाद राजपुरोहित काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि मंजुलिका बाहर आ चुकी है और वह शायद किसी का इंतजार कर रही होगी। जिसके बाद हम मल्लिका को देखते हैं जो मंजुलिका के रूम की एक दीवार को तोड़ देती है, तो उसे वहाँ से एक दूसरी रूम दिखाई देती है। वो रूम देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उस रूम के बारे में किसी को भी पता नहीं था। उस रूम को भी उसी तरह से तंत्र मंत्र से बांधा गया था जैसे कि मंजुलिका के रूम को बांधा गया था। और यह देखने के बाद राजपुरोहित भी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी इसके बारे में कुछ ही पता नहीं था। इसलिए वह सबसे कहते हैं कि वह इसके बारे में पता लगाएंगे, लेकिन तब तक इस दरवाजे को कोई भी ओपन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही राजपुरोहित वहाँ से चले जाते हैं, रुआन और मीरा की फैमिली मिलकर उस दरवाजे को ओपन कर देती है, क्योंकि वह महल उन्हें जल्दी से बेचना था, क्योंकि वह फिर से गरीबी वाली लाइफ जीना नहीं चाहते थे। जैसे वह लोग दरवाजा ओपन करते हैं तो वहाँ से काफी सारे पंछी बाहर आते हैं, जैसे कौवे टाइप। और रुआन जब अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर राजपुरोहित आते हैं और सबको डांटने लगते हैं कि उन्होंने उस दरवाजे को ओपन क्यों किया। राजपुरोहित बताते हैं कि इस दरवाजे के पीछे अंजलिका की आत्मा थी। वो बताते हैं राजा की 2 बेटियां थी, मंजुलिका और अंजलिका। जिसके बाद कहानी 200 साल पहले चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलिका और मंजुलिका डांस कर रही थी। उनका डांस काफी अच्छा था, जो देखकर राजा काफी खुश था। तो वहीं अंजलिका और मंजुलिका दोनों ही उस सिंहासन को हासिल करना चाहती थी, लेकिन राजा तब घोषित करता है कि उनके बाद उनकी गद्दी उनका बेटा देवेंद्रनाथ संभालेगा। यह बात सुनकर वो दोनों ही गुस्सा हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने भाई को मार दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर राजपुरोहित जी ये सब बातें सबको बताते हैं। वो बताते हैं कि मंजुलिका छुपकर वार करना पसंद करती थी, लेकिन अंजलिका सामने से वार करती थी। और यह दरवाजा ओपन करके उन्होंने अंजलिका की आत्मा को आजाद कर दिया है। और जल्दी वो यहाँ पर दवाई मचा देगी, और उनको रोकने का बस एक ही रास्ता था कि हवन के तेल से उन्हें फिर से जलाना होगा, ताकि उनकी आत्मा यहाँ से आजाद हो जाए और फिर से कभी किसी को परेशान न करें। जिसके बाद अगले दिन वहाँ पर मंदिरा नाम की एक रानी आती है, जो कि उस महल को खरीदना चाहती थी। अब मंदिरा को मीरा पूरा महल दिखाने लगती है। मंदिरा कहती है कि वह कुछ दिन यहाँ पर रहेगी और फिर डिसाइड करेगी कि उसे यह महल खरीदना है या नहीं। वह कहती है कि वह मंजुलिका के रूम में रहना चाहती है, जो बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। जिसके बाद मंदिरा मंजुलिका के रूम में चली जाती है, जो देखकर रुहान काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि मंदिरा यहाँ पर पहली बार आई थी, तो उसे कैसे पता चला कि मंजुलिका का रूम कौन सा है। जिसके बाद हम मल्लिका और मंदिरा को देखते हैं, जो एक दूसरे के सामने आती हैं और एक दूसरे का गला दबाने लगती हैं। जिसके बाद सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक मेला लगा हुआ था। वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, और वहीं पर मीरा के पिता को पता चल जाता है कि मीरा और रुहान एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वह रुहान को वहाँ से भेजने लगते हैं। कि तभी रुहान नाटक करने लगता है कि उसके अंदर मीरा की माँ की आत्मा आ चुकी है, और वह मीरा के पिता से कहती है कि वह चुपचाप मीरा की शादी रुहान के साथ कर दें। अब अपनी पत्नी की बात सुनकर मीरा के पिता उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, और रुहान को कपड़े पहनने थे, तो वह राजकुमार देवेंद्रनाथ के रूम में जाता है और वहाँ से अपने लिए कपड़े निकालने लगता है। कि तभी एक भूत उनके पीछे पड़ जाता है, जो देखकर रुहान काफी डर गया था। जैसे वह लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पर काफी सारे कौवे मरकर गिर जाते हैं, जो देखकर सब लोग समझ गए थे कि यह जरूर मंजुलिका का ही काम है। तो वही मीरा के पिता उन सारे मरे हुए कौवे की बिरयानी बनाते हैं और पूरे गाँव को खिलाते हैं, और गाँव वाले भी खुशी खुशी इसको खा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यह कौवा बिरयानी थी। हाँ दोस्तों, हंसी तो आती है ऐसे टॉपिक्स पर। जिसके बाद हम मंदिरा को देखते हैं, जो डिसाइड करती है कि वह इस महल को खरीद लेगी, लेकिन दुर्गाष्टमी के दिन। और यह सुनने के बाद रुहान काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो जल्दी से मीरा की फैमिली को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था। तभी वहाँ पर एक विजय खन्ना नाम का आदमी आता है, जो कहता है कि वह इस महल को आज ही खरीद लेगा, वो भी 1000 करोड़ में। और यह सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वही मंदिरा काफी ज्यादा गुस्सा होती है। जिसके बाद विजय सबको कहता है कि वह इस महल को पूरी तरह से बदल देगा, और साथ ही वो वहाँ से वो सिंहासन भी लेकर जाने लगता है, क्योंकि उसे वो सिंहासन अपने घर में रखना था। यह देखकर मल्लिका काफी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद जब रात को विजय वहाँ से जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट होता है, और उसके सामने एक भूत आता है, जो विजय को काफी बुरी तरह से मार देता है, और वह सिंहासन वापस महल में आ जाता है। जो देखने के बाद मीरा काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसके ऊपर मल्लिका बैठी थी और वह जोर जोर से हंस रही थी। जो देखकर मीरा उससे पूछती है कि वह उस सिंहासन से उतर जाए, और यह बात सुनकर मल्लिका को गुस्सा आता है और वह उस सिंहासन को उठा लेती है, और मीरा से कहती है कि यह सिंहासन उसका है, इसलिए कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। जो देखने के बाद मीरा काफी डर गई थी और वहाँ से भागकर बाहर आती है, तो वहाँ पर मल्लिका सबके साथ बैठी थी। जो देखकर मीरा काफी शौक थी, क्योंकि अगर मल्लिका यहाँ पर है तो अंदर कौन था। तभी वहाँ पर मंदिरा आती है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि विजय की मौत हो गई, तो वह जोर जोर से हंसने लगती है। जो देखकर सब लोगों को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि किसी की मौत पर ऐसा कौन हंस सकता है। अब मीरा और रुहान यही बात कर रहे थे कि जब से मल्लिका और मंदिरा इस महल में आई है, तब से महल में काफी
अजीब अजीब चीजें हो रही थी और उन्हें पूरा शक था कि उन दोनों में से ही कोई मंजुलिका है। इसलिए वो दोनों इसके बारे में पता करने में लग जाते हैं। दरअसल मीरा को मंजुलिका की एक पेंटिंग मिली थी जिसके ऊपर मलिका ने पेंट गिरा दिया था और मीरा ने उस पेंटिंग को शहर भेजा था ताकि वह उसे क्लीन कर सके और उसे मंजुलिका के चेहरे के बारे में पता चल सके। मीरा बताती है कि दुर्गाष्टमी के दिन ही वो पेंटिंग आने वाली है, इसलिए तभी उन्हें पता चलेगा कि मंजुलिका कौन है। जिसके बाद जैसे ही दुर्गाष्टमी शुरू होती है, हम मीरा को देखते हैं कि उसका बिहेवियर काफी बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई भूत है और वो खुद को खत्म करना चाहती थी। तभी वहाँ पर रोहन आता है और उसे बचा लेता है और रोहन को यही लग रहा था कि मंदिरा ही मंजुलिका है, इसलिए वो काफी गुस्सा होता है और मंदिरा के ऊपर चिल्लाने लगता है कि अगर उसे अपने भाई से प्रॉब्लम थी और उसे ऐसा लगता है कि रोहन उसका भाई है तो वह उसे मार के सब कुछ खत्म कर दे। तभी मीरा को मंजुलिका की फोटो मिलती है जो देखकर वो रोहन को बताती है कि मंजुलिका मंदिरा नहीं बल्कि मलिका है। तभी वहाँ पर मलिका आती है और मंदिरा को काफी बुरी तरह से मारने लगती है। जिसके बाद वो रोहन के पास आती है और उससे कहती है कि जैसे पिछले जन्म में उसने उसे मारा था वैसे इस बार ही वह उसे मार देगी। तभी रोहन हंसने लगता है और वहाँ पर हर तरफ आग लगा देता है। वो आग उसी तेल से लगाई गई थी जिससे मंजुलिका का अंत हो सकता था। जिसके बाद रोहन मंदिरा के पास जाता है क्योंकि उसे काफी चोट लगी थी, लेकिन तभी मंदिरा के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि मंदिरा ही मंजुलिका है। वो रोहन से कहती है कि आज वो उसे खत्म कर देगी। तभी वहाँ पर छोटे पंडित आते हैं और मंदिरा को भटकाने लगते हैं, लेकिन मंदिरा उसे काफी ज्यादा मार कर वहाँ से भगा देती है। तभी मौके का फायदा उठाकर रोहन मंदिरा को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मलिका उसे रोक देती है और रोहन से कहती है कि वो ऐसी गलती ना करे। वो रोहन से कहती है कि वो और मंदिरा दोनों ही भूत नहीं है, दरअसल भूत कोई और तीसरा ही है और वह उस भूत को बाहर आने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंदिरा एक नॉर्मल इंसान थी और उसके अंदर भी एक आत्मा थी। जब वो आत्मा बाहर आती है तब हमें मालूम चलता है कि यह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ की थी। दरअसल देवेंद्र भले ही एक लड़का था लेकिन अंदर से वो लड़की था। जब उसके पिता ने उसे राजगद्दी सौंप दी थी तो देवेंद्र काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि उसे इस सब चीज में इंटरेस्ट नहीं था और यह बात जानकर अंजलिका और मंजुलिका देवेंद्र को मारने गई, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि देवेंद्र सज रहा था। यह देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थी और उन्हें पता चल गया कि रात को जो महल में नाचता है वह कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र है। उन्होंने देवेंद्र के साथ बात की और उसे कहा कि उन्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं और एक बार उसका डांस देखना चाहती हैं। जिसके बाद देवेंद्र भी काफी खुश होता है क्योंकि वह अपनी बहनों पर काफी ज्यादा भरोसा करता था। जिसके बाद उसकी बहनें उसे सजाती हैं और देवेंद्र डांस करने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर मंजुलिका वहाँ से जाती है और अपने पिता को सबके सामने जाकर बता देती है कि देवेंद्र लड़का नहीं है और यह देवेंद्र की सच्चाई राजमहल में सबको पता चल गई थी। इसलिए राजा ऑर्डर देता है कि देवेंद्र को जिंदा जला दिया जाए और सारी प्रजा में यही बात बताई जाए कि देवेंद्र को मंजुलिका ने मार दिया। यह बात सुनकर मंजुलिका काफी शॉक थी। राजा मंजुलिका से कहता है कि उसने जानबूझकर सबके सामने राजा को यह बात बताई। अगर उसे अपने भाई की चिंता होती तो वह राजा को अकेले में भी यह बात बता सकती थी, लेकिन उसके अंदर भी लालच है, इसलिए मंजुलिका को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए राजा फैसला करता है कि वह प्रजा को यही बताएगा कि मंजुलिका ने अपने भाई को मार दिया। साथ ही वह अंजलिका से कहता है कि उसने ही मंजुलिका का साथ दिया था और वह भी लालची है। राजा कहता है कि उसके तीनों ही बच्चे राजगद्दी के लायक नहीं हैं, इसलिए वह कहता है कि अंजलिका और मंजुलिका को देश निकाला दिया जाए। जिसके बाद उन दोनों को वहाँ से भेजा जाता है और अंजलिका की सजा ये थी कि इतिहास के पन्नों में से उसका नाम निकाल दिया जाएगा और इसी वजह से अंजलिका के बारे में किसी को भी पता नहीं था। जिसके बाद हम देवेंद्र को देखते हैं जिसे जिंदा जला दिया जाता है, तो वह अंजलिका और मंजुलिका को अपना राज छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि देवेंद्र की आत्मा वापस आ गई और उसने अपने पिता को मार दिया। जिसके बाद वह इस तरह से उन लोगों को मारने लगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी और फिर राजपुरोहित ने मिलकर उसकी आत्मा को कैद किया, लेकिन वह लोग इसके बारे में सबको बता नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक और कमरा बनाया और सबको ऐसे ही बताया कि वहाँ पर मंजुलिका की आत्मा कैद है ताकि किसी को भी पता न चले कि दरअसल वहाँ पर देवेंद्र की आत्मा कैद थी और अब तक महल में जो भी अजीब चीजें हो रही थी वो देवेंद्र की वजह से ही हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि देवेंद्र सबको कहता है कि वो अपनी बहनों को पूरी तरह से मार देगा, जैसे पिछले जन्म में उन्होंने उसे मारा था, इस जन्म में वो उन्हें मार देगा। जिसके बाद देवेंद्र हर तरफ आग लगा देता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और देवेंद्र फिर से डांस करने लगता है। डांस करते हुए वो उसी तेल के पास चला जाता है जिससे उसका अंत हो सकता था। राजपुरोहित जी मलिका और मंदिरा से कहते हैं कि पुनर्जन्म रोहन का नहीं बल्कि उन दोनों का हुआ है, इसलिए उन्हें ही देवेंद्र की आत्मा को खत्म करना होगा। लेकिन वह दोनों ऐसा करने से मना करती हैं क्योंकि वह दोनों यह समझ चुकी थी कि उन्होंने पिछले जन्म में काफी बड़ी गलती की थी। इसलिए वह कहती हैं कि इस बार वह अपने भाई को धोखा नहीं दे सकती क्योंकि उनका भाई उनसे इतना प्यार करता था, लेकिन उन दोनों ने लालच के चक्कर में अपने भाई को धोखा दे दिया। इसलिए अगर उनके भाई को उन्हें मार कर शांति मिलती है तो उन्हें मार दे। और सुनने के बाद देवेंद्र की आत्मा भी शांत हो जाती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है
और हम मलिका को देखते हैं जो सबको बताती है कि उसे बचपन से ही इस हवेली के विजन्स आते थे और यहाँ पर आने पर उसे सारी सच्चाई पता चल गई। तो वहीं मंदिरा को देखते हैं जो बताती है कि दरअसल वह कोई रानी नहीं है, दरअसल मंदिरा एसीपी राठौड़ थी जो यहाँ पर रुहान को पकड़ने के लिए आई थी। और यह सब देख कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी। तो इसी बात के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।